कि जहां रुक जाते हैं कदम अंधेरों को देखकर, जहां रुक जाते हैं कदम अंधेरों को देखकर, वही रोशनी को तराशने का हुनर रखता हूं। वो शख्सियत है, वो कौन है तो बोलेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन उनके लिए मैं कहता हूं कि जहां रुक जाते हैं कदम अंधेरों को देखकर, वही रोशनी को तराशने का हुनर रखता हूं और लगाकर ज्ञान के समुद्र में उसके नींव में बोता, लीक से हटकर कुछ दिखाने का सबब रखता हूं। भीड़ में किससे मिलूं, इतनी भीड़ में किससे मिलूं, कौन है सिकंदर किसका। ज्योतिष में 12 राशियां हैं, 9 नक्षत्र, 27 नक्षत्र हैं, 4 के चरण हैं, 9 ग्रह हैं, तमाम योग हैं, तमाम समीकरण हैं। किस किस को मैं देखूं, वो काबिल करता है किसी एक चीज को पकड़ लेता है। भीड़ में किससे मिलूं, कौन है सिकंदर किसका, एक ही चीज में वो सब चीज दिखाने का हुनर रखता है। ज्योतिष का मान बढ़े प्राचीन परंपरा की तरह और ऐसा ही कर गुजरने का कुछ असर रखता हूँ। निवेदन करूंगा आज के हमारे विशेष अतिथि श्री अजय भाभी जी से कि अपने आशीर्वचन के रूप में अपने उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनकी वाणी तो मैं देख के बड़ा चौंका करता हूँ। इनकी वाणी में लिखना, ऐसा लिखते हैं गजब का, ऐसा बोलते हैं गजब का। इतना बोले में समझ नहीं पा रहा था क्योंकि सारी ब्रह्मांड खबर हमारे अग्रवाल जी भी रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये इन्होंने मुझे सौभाग्य दिया, ये अलग बात है। तो ब्रह्मांड की खबर रखी जा सकती है और रखना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले आपने बड़े विषय सुने, उसमें से एक विषय की बात करता हूँ। जब हम ETQ में जब हमने पहली बार कंप्यूटराइज किया ज्योतिष को, तो बड़ी सी समस्याएं आई। तो वहाँ पर सारा सॉफ्टवेयर लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जो हमको समझ में आया कि आपने जो मैच मेकिंग की बात की, अभी आप बात कर रहे थे कि गुण मिलान मैच मेकिंग, तो मुझे ऐसा लगा पढ़ते पढ़ते, उस समय तक मैं बहुत पढ़ता था, मुझे बहुत समय था पढ़ने का, आजकल पढ़ता नहीं हूँ, उसको मनन करना शुरू किया। मैं ज्योतिष ही पढ़ता हूँ, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ, ज्योतिष को छोड़कर। तो वहाँ तक जो पढ़ा था तो मेरे को समझ में आया कि पराशर जब यहाँ तक आए गुण मिलान तक, तो शायद थक गए थे। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, कुछ पेजेज में है उनकी गुण मिलान का जो भी चैप्टर है, और थोड़े से पेजेज में है। अब जबकि इतना शास्त्र इतना लंबा चला है, तो मुझे लगा शायद बेचारे थक गए होंगे, बूढ़े भी थे। मुझे लगा कि अब कितना लिखूंगा, तो बहुत है। तो ये काम उन्होंने हम लोगों को छोड़ दिया। अगला जब योग आएगा उसमें, तब तो शादी कर दी, लड़की को बोला ही जाता था, मेरे बचपन में बोला जाता था, यहाँ से जिंदा जाएगी मर के लौटेगी। तो ऐसी लड़की को गुण मिलाओ ना मिलाओ, वो गुण मिल गए उसको। जैसे घर वालों ने तय किया तो गुण तो उसके मिले ही हुए। तो पराशर ने सोचा होगा कि ऐसा कोई युग तो शायद होगा नहीं, उसके बाद में गुण मिलाने पड़े, जहाँ लड़कियाँ अपने अधिकार मांगे, क्योंकि उसका अधिकार जब बाप के घर से आई तो पति का अधिकार था, उसका अधिकार है, लेकिन वो अलग से अधिकार मांगेगी, ये पराशर जी ने सोचा नहीं होगा। थोड़ा छोटा सा था, तो मैं उसे पढ़ता गया, उसको सॉफ्टवेयर लिखा। आज भी जो सॉफ्टवेयर मैंने लिखे थे उनमें अक्षर है, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, कोई काम ही नहीं किया गया। और एक दूसरा जो मंगल वाला था, इस पर काम नहीं किया गया। तो जब उस पर हम लिखने लगे, समझने लगे, तो पराशर बोलती नहीं, हर कोई बोलती, और कोई बोला भी नहीं इसके बाद। जितने भी शास्त्र आप पढ़े तो उसमें कोई भी गुण मिलान की, हालांकि दक्षिण में काफ़ी है, हम तो 8 में रुक जाते हैं, वो 10 फुट है उनकी, लेकिन वो जो है नॉर्थ के इंडिया समझते ही नहीं है। नॉर्थ के बड़े कम ज्योतिषी होंगे जो उनके वो पूरे शास्त्र को समझते हैं, बिना समझने का हम प्रयास करते हैं। वैसे भी आज से 50 साल पहले ज्योतिष बड़ा सीमित था। एक असीम है, एक ब्रह्मांड की बात करते हैं। मान लीजिए एक राजा है, उसके यहाँ एक ज्योतिषी है, उसका एक पंचांग है, चंडू खाने के हजारों पंचांग है, हर प्रांत का पंचांग होता था, और वहाँ का जो पंचांग में उसी जगह का सब कुछ लिखा होता था, यहाँ कितनी बरसात होगी, कितना युद्ध होगा, कितना क्या होगा। तो राजा उसका इस्तेमाल करता था उस व्यक्ति का कि भाई ये बताओ, ज्योतिषी का, कि हमारे राज्य को हम क्या करें। कोई हमको युद्ध होने वाला है, उसकी बात होती थी,
बरसात कैसी होगी उसकी बात होती थी, बरसात में दिक्कत क्या आएगी उसकी बात होती थी, किस तरह का अनाज बोया जाए, किस तरह की व्यवस्था की जाए, किस तरह का आर्थिक व्यवस्था की जाए, तो वो सारा होता था। तो बड़ा लोकल हो गया था। इसलिए हमारे यहाँ जो हमको जो पंचांग बनाते वक्त जो पंचांग उसकी दिक्कत आई थी, आइनांश की दिक्कत आई थी। हर कोई अपना अपना आइनांश होता है, इधर के साउथ के अलग मानते हैं, उधर के। उसके बाद फिर केपी का अलग, रमन का अलग, उसका अलग, फिर धारी का पंचांग लिया गया। तो मैं आता हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पर आते आते गुण मिलान में हम जो अस्तुत की बात करते हैं तो 1 से 8 तक कोई भी आप जानते हैं, और वहाँ पर जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। और फिर जब हम उसकी बात करते हैं मंगल की, मंगल का जो दोष है, मंगल का इसमें बड़ा षड्यंत्र ऐसा मालूम होता है, क्योंकि ज्योतिष जो लिखा गया, शास्त्र जितने लिखे गए पुरुषों द्वारा लिखे गए, और पुरुषों ने एक तरह का षड्यंत्र किया। तो वहाँ एक षड्यंत्र भी हमने को देखने को मिलता है स्त्रियों के प्रति, ये मैं वहाँ नोटिस करता हूँ। तो वहाँ पर ये बोलता है वो शास्त्र की साहब, लड़की क्या होना चाहिए। अगर लड़की के लग्न में मंगल होगा तो लड़की बेकार है, वो डोमिनेटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर लड़की में होगा तो वो युद्ध में भी जा सकता है, वॉरियर हो सकता है, बहुत बड़ा योद्धा हो सकता है। अब सारे मंगल हर तरह से उसको लेके मंगली बना के, क्योंकि हमको उस समय लड़की मजबूत नहीं चाहिए, हमको लड़की वो चाहिए थी जो घर में आए, हमारा काम करे, हमारे काम को बढ़ाए, ना कि अपनी पंचायत करे। इसलिए वो हमने मंगल को उस तरह से इंटरप्रेट करा। हमारे मंगल का इंटरप्रेट करने का लग्न में है डोमिनेट करेगी, 4th में है तो 7 से लड़ेगी, क्यों लड़ेगी भैया, 7 से लड़ेगी। 7th में है तो उसकी इच्छाएं बड़ी ज़्यादा होंगी, 8th में है तो सकता है और भी प्रॉब्लम हो, 12th में है तो सकता है उसकी सेक्सुअल डिजायर ज़्यादा हो। तो ऐसी लड़की हमको चाहिए नहीं। आज अगर किसी लड़की का मंगल लिंग लगन हो, सिंह लगन हो और लग्न में मंगल हो, तो साहब वो जनरल क्यों नहीं हो सकती, मिलिट्री में नहीं जा सकती, वो साइंटिस्ट क्यों नहीं हो सकती, उसमें क्या कमी है। तो हमने भी शास्त्र को लिखा, तो मैं जब लिखता था, वो पढ़ता था, समझता था, तो मैं समझता था कि ये लिखा गया था उस समय। अब समय दूसरा है, इसको बदलना चाहिए। लेकिन नया नया टाइम था, कोई लिखा हुआ है कोई होता है। अगर जो लोग कुंडली मिलाते हैं, आपको तो ज्योतिषी हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ती, जो मिलाते हैं सॉफ्टवेयर बोलता है मैच ही नहीं होता, गुण नहीं मिलते, मंगल दोष है। अब फिर आदमी हमारे पास आता है, हम सबके पास आता है, कहता साहब कंप्यूटर तो मिलाता नहीं, आप बताइए। इस तरह इसलिए कई सारी शादियां होती नहीं है। इस ज्योतिष ने नुकसान कितना किया, फायदा तो छोड़ो, ये नुकसान है कि आम बच्चे की शादी नहीं होती क्योंकि मंगली है। हम पुरानी धारणा को लेके चल रहे हैं, उसको हमको बदलना पड़ेगा। मैंने कई बार उनसे बोला और उनसे बोला, कोई नहीं सुनता। किसी प्रोग्राम में अरुण बंसल, मैंने कहा क्या करते हो तो बदल दो, हाँ भाई साहब करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये सब है। अभी क्या हुआ, लास्ट ईयर मेरे को जाना था एक जगह उत्तराखंड में, वहाँ मुख्यमंत्री भी आ रहे थे, 8-10 वीसी थे। उन्होंने मेरे विषय दिया था कि संस्कार और ज्योतिष। और पिछली बार ये आए थे रावत जी और अनिल जी, तो ये बोल रहे थे कि इस पर हमको विचार करना चाहिए, हमको इस पर बोलना चाहिए कि संस्कारों का ह्रास हो रहा है, तो उस पर क्या विचार है। तो इस पर बात करता हूँ थोड़ी सी, संस्कारों का ह्रास और ज्योतिष। हम क्या समझते हैं, हमारा जो सोच है कि हमारे संस्कारों का ह्रास इसलिए हो रहा है कि जो हमारी संतति है, जो नई जनरेशन है, उनको उनके संस्कार खत्म हो गए। तो मामला यहाँ खत्म नहीं होता, यहाँ शुरू होता है यहाँ से। तो अगर मैं 50 साल पीछे जाता हूँ, जब मैं छोटा था तो हम सुनते थे संस्कार खराब हो रहे हैं, और हमारे बाप दादा बोलते थे संस्कार खराब हो रहे हैं। तो संस्कार खराब 50-100 साल की बात तो हो सकती नहीं, ये लंबी बात, उसकी हम बात नहीं करते। हम लोग भी बड़ी लंबी बात है। लंबी बात क्या है, इसकी खोज करना पड़ेगी, कहाँ से संस्कार चले, वो कहाँ संस्कार आके टूटे, वो कहाँ आके बिखराव हो गया, उनको हम संभाल नहीं पाते। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो रावत जी बोले उस दिन मैं बीमार था, मुझे ज़्यादा याद नहीं आया, तो बाद में मेरे को लगा में बहुत लिखा हुआ है, विचार किया हुआ है, इसकी बात करते हैं। क्योंकि ज्योतिष का विषय है, आपने दिया नहीं, लेकिन इसकी थोड़ी सी बात करता हूँ। हमको क्या लगता है कि जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे भीतर घुस गई,
उसने हमारा संस्कारों को हराश किया। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। हम सिर्फ पाश्चात्य सभ्यता को दोष देके अपने संस्कारों को इसलिए नहीं कह सकते उन्होंने कर दिया। अच्छा, और ऐसा एक बहुत बड़ा तबका है जिससे संस्कारों को भी चिंता है, हमको भी चिंता है, आपको भी चिंता है। हम चाहते हैं कि हमारे संस्कार वैसे के वैसे रहें, लेकिन इनका हराश हो रहा है। क्यों हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? तो ये खोज का विषय है। अगर इसे खोजें तो आपको मालूम पड़ेगा कि मामला बहुत बहुत पीछे का है। अब जब से पिछली सेंचुरी में जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन का खोज किया, उसके बाद दुनिया गांव हो गई। आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। तो जब सब इस तरह हुआ तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का आदान प्रदान ना हो। आपको ढूंढना पड़ेगा, कोई कंट्री बता दीजिए जहाँ लोग ना जाते हों। ऐसा कोई गांव, हम तो गांव से निकलते नहीं थे 100 वर्ष पहले, आज हम गांव में रहते नहीं हैं, हमारा सब कुछ बदल गया। तो हमारा वो सब कैसे रहेगा? ये तो अपने 100 साल की 50 साल की परिवर्तन है। उसके बाद अगर हम बहुत पीछे जाएं तो हमको मालूम पड़ेगा कि मामला बहुत गहरा है। एक हम युगों की जो गणना करते हैं कि साहब ये जो हमारा कलयुग है ये 4,32,000 साल का है, और उसमें से सिर्फ 5,000 साल गुजरे हैं। आपको लगता है कि अगर आप 5,000 साल का दोबारा जन्म लें तो पृथ्वी मिलेंगे, चांद मिलेंगे, या मंगल मिलेंगे, या शनि मिलेंगे? तो यहाँ तो भी बचेगा नहीं। इस सेंचुरी के एंड तक आप चंद्रमा पे होंगे, आप मंगल पे होंगे, और जब एक बार यात्रा शुरू होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगी, इतना देर नहीं लगेगी। तो यहाँ प्रदूषण है और यहाँ पर वायरसेस हैं, रोज नए वायरस आ रहे हैं, रोज नया प्रदूषण हो रहा है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जीवन रहेगा? तो जीवन नहीं रहेगा, संस्कार किसका? सरकार को ढूंढना पड़ेगा। और जब योगा की जो गणना हम करते हैं, हम बोलते हैं कि साहब 4,32,000 साल का तो कलयुग है, इसका और करोगे जाओ तो बढ़ते चले जाओ, तो फिर हम हैं कहाँ? एक और गणना है जिसकी हम बात नहीं करते और मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। आज से करीब 150 साल पहले एक किताब लिखी गई थी, और किताब का शीर्षक था साइंस एंड रिलीजन, रिटन बाई श्री युक्तेश्वर गिरी। और जो युक्तेश्वर गिरी थे योगानंद के परमहंस के गुरु थे, और वो लाहिरी महाशय और आगे चले अवतार बाबा के शिष्य थे, जो उन्हें एक उसमें मिले थे कुंभ के मेले में। उन्होंने बोला था कि तुम किताब लिखो। उन्होंने किताब लिखी, वो किताब की काफ़ी रेफरेंस हैं। तो उनके हिसाब से जो उन्होंने युगों की गणना की, ये मात्र 26,000 साल का मामला है, सिर्फ 26,000 साल। उसमें से 13,000 डिसेंडिंग ऑर्डर में है और 13,000 असेंडिंग ऑर्डर में। इसकी हम कोई बात ही नहीं करते, हम तो लाखों में पढ़ के रखे। उन्होंने बहुत सारे रीजन दिए हैं, तो उनके हिसाब से हम अलग युगों में हैं। और ये जो किताब लिखी थी, ये लिखी थी 1928 में। तब तक नासा अपने अस्तित्व में नहीं आया था, और नासा उनको सलाम करता है, उनका फोटो रखता है, उनको बहुत आदर से देखता है। आप जाके चाहें तो चेक कर लीजिए। वो बोलते हैं कि जो सब जो उनका जो सा रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड शास्त्र संगत ही है। ये मनु के उसमें मिल जाता है, इसके अलावा वेदों में किसी और पॉइंट मिल जाता है। हम लोग खोजते नहीं हैं, खोजते नहीं तो हमको मिलता नहीं है। तो उसके हिसाब से ये वो जो होता है सब जो 4800 ईयर्स का होता है, और कल होता है 1600 ईयर्स का, उसका पूरे प्रोसेस है। उसके हिसाब से वो कहता है कि जो सूर्य जो है, हम मान के चलते हैं सूर्य स्थिर है, स्थिर साहब नहीं है। अगर मैं जब से मैं बोल रहा हूँ, ये पृथ्वी 1,07,000 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है। ये हम स्पेस में हैं, पृथ्वी में नहीं है। हम इतने घूम चुके हैं। अब सवाल होता है कि कहाँ थे, कहाँ आ गए, किस थॉट से आपने शुरू किया था, किस थॉट में आया। तो ये पृथ्वी घूम रही है, हमारे विचार घूम रहे हैं, इसलिए हमारे विचार इतने घूमते हैं। हमारे विचार स्थिर नहीं है, किसी के नहीं रहते, कभी नहीं रहते, अकेले में नहीं रहते, सोते हुए नहीं रहते, जागते हुए नहीं रहते। तो आपके विचार कॉन्स्टेंटली घूम रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी इस तरह से स्पेस में घूम रही है। आप पृथ्वी में नहीं है, मान लीजिए आपको लग रहा है स्थिर नहीं है, जैसे ये स्थिर नहीं है, घूम रही है, हमको मालूम है, इतनी तेजी से घूम रही है, ये आपको नहीं मालूम होगा। कभी रात को टेलीस्कोप में चंद्रमा देखिए, कभी देखिए, आपको मालूम पड़ेगा, आपकी खोपड़ी घूम जाएगी, किसी तेजी से वो घूमता है आकाश। देखा नहीं होगा, आपको नहीं देखता।
3 सेकंड के अंदर अगर वो कई किलोमीटर में घूम जाए आपको दिखे, तब आपको मालूम पड़ेगा। हमने आकाश में देखना बंद कर दिया, हम किताब देखते हैं, उसमें ज्योतिष देखते हैं, हम प्रेडिक्शन करते हैं, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। है उससे हम उसकी गणना करें। अब हम चलते हैं, सतयुग के बारे में हमको बहुत ज्यादा नहीं मालूम, त्रेता के बारे में बहुत मालूम है। त्रेता तक आते आते जो धर्म का ह्रास था 25% हो चुका, जिसमें राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, राम राज्य आज भी चाहते हैं। उस राम राज्य में क्या हो रहा है? एक तरफ रावण का कुछ हो, खुदा धर्मी है, रावण है, जो भी राक्षस है, उसको हम जिक्र नहीं करते। लेकिन राम राज्य में क्या हो रहा था? जो सबसे चहती माँ है कैकेयी, वो षड्यंत्र करके बेटे को निकाल देते। ये धर्म की बात हो रही है, हम धर्म को स्थापित करना चाह रहे हैं। घर में अधर्म हो रहा है और कहते हैं राम मंत्रालय ने उसकी बुद्धि खराब कर दी। अरे आपकी नौकर या आपका आया आपकी बुद्धि खराब कर दी, कैसे राजा नहीं है आप पे ताज्जुब हो जाएगा हमको, तो राजा है क्या? राजा की बुद्धि सालों नौकर खराब करते कैसे कैसे हो जाएगा? तो षड्यंत्र घर में हो रहा है, राजा के घर में हो रहा है। हम राम राज्य की बात करते हैं तो उनके हिसाब से, उस किताब के हिसाब से जो धर्म जो था वो वहाँ पर उसका ह्रास हो गया। एक बात और मैं कह रहा था, जब हम सूर्य को बोलते स्थिर नहीं है, तो सूर्य अपनी धुरी पे कभी जो विष्णु वो जो विष्णु नाभि है, जिसको सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं, सेक्रेटेरियस में मिलता है। सेक्रेटेरियस से नक्षत्र मिलता है, सेक्रेटेरियस राशि बोलो वहाँ मिलता है। हमने कभी ढूंढा नहीं, आज मिल जाएगा, आकाश में ढूंढेगा। वहाँ पर जो सूर्य है धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। जैसे सूर्य नीचे की तरफ आता है तो पूरे ग्रह घूम जाते हैं उसके साथ, पता नहीं चलता, हमको स्थिर दिखता है। वहाँ से जब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, धर्म का ह्रास होता है। जब असेंडिंग ऑर्डर में होता है, धर्म का उत्थान होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो उसमें हम धर्म के ह्रास के प्रोसेस में चल रहे हैं। वहाँ से हम बात करते हैं त्रेता की हम बात करते हैं। तो त्रेता में क्या होता है कि 25% धर्म गया। रावण को अलग कर दो, पहले कैकेयी षड्यंत्र करती है, उसके बाद में जब सीता का परीक्षा होती है, अरे भाई सीता अगर अवतार है, राम की पत्नी है, प्रभु है, तो उन्हीं की परीक्षा होगी और किसी की नहीं होगी, ऐसा तो हुआ नहीं। और उसका दो विलान से करता है, तो क्या हुआ? धर्म का ह्रास 25%। फिर भी साधु है, सन्यासी है, अच्छा है, कुछ है। अब हम आते हैं द्वापर में। द्वापर में एकदम युधिष्ठिर है, पूरा धार्मिक, पूरा सत्य, असत्य नहीं है उसके बाद, असत्य कहता भी नहीं। और इधर दुर्योधन है जो सत्य को जानता भी, ये अधर्मी है, ये राक्षस प्रकृति का है, वो देव प्रकृति का है। जब भी धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य आमने सामने होंगे तो महाभारत होगी, तो महाभारत होगी। जब महाभारत होगी तो सत्य जाएगा, ज्योतिष जाएगा, धर्म जाएगा, आध्यात्म जाएगा, वेद जाएगा, योग जाएगा, सब का राष्ट्र। अब हम आ गए कलयुग। अब यहाँ पर उसकी बात करूँगा आगे। तो कलयुग में 75% धर्म का ह्रास हो जाएगा। हम सब अंदर से अधार्मिक है, मुझे माफ कर दीजिएगा, कुछ लोग धार्मिक होंगे। 75% हम अधार्मिक है, 25% की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सब मैं भी अधार्मिक, मेरा ऐसा नहीं कि मैं भी देवता हूँ, मैं भी अधार्मिक हूँ, मैं भी अधर्म बोल कर जाता हूँ, झूठ बोल जाता हूँ कभी कभी। तो मैं बहुत देवता नहीं हूँ, और जो ना बोलते हो वो अपने मन को तलाशिएगा तो उनको मालूम पड़ जाएगा कितना सच बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक घर में या एक सभागार में जहाँ 4 लोग हैं, 3 एक तरफ एक तरफ, तो सच बोल रहा है उसकी बात सुन नहीं रहा, सही बात कर रहा है उसकी कोई नहीं सुन रहा। ये पॉलिटिक्स में, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में, इंडिया की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। जो अधर्म को लेके चल रहा है, जो असत्य को लेके चल रहा है, जो अपना ढिढोरा पीट रहा है, जो अपनी नौटंकी कर रहा है, उसको ही हम जानते हैं। और उसकी तूती बोलती है और दूसरा बेचारा गाली देके रह जाता है या देखता रह जाता है, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, कल तो यहाँ नीचे था, आज तो मुझसे ऊपर चला गया, चला ही जाता है। और वो जो दूसरा वाला है, अगर वो खुद ना बोले, विचार ना करे तो गया। तो हम उसी प्रोसेस में, लेकिन उस किताब के हिसाब से, नासा के हिसाब से, इवन सदगुरु भी बोलते हैं इसके ऊपर, सुना होगा कभी, ही ऑल्सो सेज कि हम दूसरे युग में हैं और इस समय हम द्वापर के प्रोसेस में, वी आर नॉट इन द कलयुग, इसलिए द्वापर के प्रोसेस में हैं। आप बड़े स्मार्ट हैं साहब, क्यों कि आपकी जेब में फोन है, एक नंबर याद नहीं आता, मालूम पड़े पति का नंबर याद है, पत्नी का नंबर याद है, बेटे का नंबर याद है,
तो आपके पास में स्मार्टफोन है, और जो जितने आप स्मार्ट हैं उतने तो आपका नौकर स्मार्ट है, आपका ड्राइवर स्मार्ट है। अब यहाँ उत्थान हो रहा है, सबका उत्थान हो रहा है। पहले नॉलेज गिर रही थी, कुछ लोग जानते थे, संजीवनी बोटी को वो समझता था रावण का वैद्य, या द्वापर को कुछ लोग समझते थे। एक गुरु था द्रोणाचार्य, वो सबको धनुर्विद्या सिखा रहा था। अब तो ये मोबाइल कंप्यूटर आप हर बात को विद्या सिखा रहा है, जो सीखना चाहे। तो हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर खत्म हुआ। जब डिसेंडिंग ऑर्डर खत्म हुआ, अगर आप 200 साल बाद आइए पृथ्वी पे दोबारा, हम उम्मीद करते हैं सवाएं मैंने ऐसे या प्रोग्राम करें, उस प्रोग्राम में मैं भी हूँ, आप भी हूँ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये प्रोग्राम यहाँ नहीं हो रहा, चंद्रमा पे हो रहा है। ये चंद्रमा पे प्रोग्राम हो रहा है। तो चंद्रमा पे प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ कैसे संस्कार, कैसी संस्कृति, कैसे सभ्यता। तो सभ्यता संस्कृति हमको वहाँ ढूंढनी पड़ेगी, नए तरीके से बनानी पड़ेगी। ऐसा मैं कहूँ, मैं चाहूँ कि सब मेरा पोता सच बोले, झूठ तो मैं बोलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ फोन आया, बोलते घर पे नहीं है, बताते कहीं और गए, अरे वो पूजा कर रहे हैं, खूब पराठे खा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ऐसी हो रहा है, ऐसी कैसी कर रहे हैं, हम तो ऐसी करेंसी पूजा हमारी हो रही है, हम तो मजे कर रहे हैं, कहाँ है, सो रहे हैं मीटिंग में, ऐसी मीटिंग हमारी हो रही है, ऐसे हमारे काम हो रहे हैं। तो हमको अगर फिर भी ये देश महान है, इसमें हमने आज भी संस्कृति बचाई हुई है, हम संस्कृति की बात करते हैं, ये बड़ा हमारा सौभाग्य है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी वैदिक सभ्यता है, ये ज्योतिष है, ये धर्म है, जिसके कारण अध्यात्म में हम जिंदा हैं और हम ऐसा सोच पा रहे हैं, और हम आज भी धर्मगुरु बनने की चेष्टा में है। तो हमको होना भी चाहिए। ये होने के लिए आपको समझना जरूरत पड़ेगा, आप हैं क्या, आप कहाँ खड़े हैं, और आप ऐसा करेंगे तो आपका निश्चित तौर पे कुछ होगा। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने आपकी जो टॉपिक थी बोल रहा था, उनसे जिसे मैंने तो टॉपिक का पता लगा दिया, कौन आदमी कहाँ से शुरू करेगा, कहाँ से शुरू नहीं करेगा। एक आध टॉपिक होता है ना, तो क्या होता है कि लोग उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, इन्होंने 5-6 फेंक दिए, बेटा कहाँ जाएगा। तो बहुत बहुत अच्छा किया आपने, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्या होता है कि 25% धर्म गया, रावण को अलग कर दो, पहले ये गई षड्यंत्र करती है, उसके बाद में जब सीता का परीक्षा होती है, अरे भाई सीता अगर अवतार है, राम की पत्नी है, प्रभु है, तो उन्हीं की परीक्षा होगी, और किसी की नहीं होगी, ऐसा तो हुआ नहीं। और उसका दो विलान से करता है, तो क्या हुआ, धर्म का ह्रास 25%। फिर भी साधु हैं, सन्यासी हैं, अच्छा है, कुछ है। अब हम आते हैं द्वापर में। द्वापर में एकदम युधिष्ठिर है, पूरा धार्मिक, पूरा सत्य, असत्य नहीं है उसके पास, असत्य कहता भी नहीं। और इधर दुर्योधन है जो सत्य को जानता भी। ये अधर्मी है, ये राक्षस प्रकृति का है, वो देव प्रकृति का है। जब भी धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य आमने सामने होंगे तो महाभारत होगी, तो महाभारत होगी। जब महाभारत होगी तो सत्य जाएगा, ज्योतिष जाएगा, धर्म जाएगा, आध्यात्म जाएगा, वेद जाएगा, योग जाएगा, सबका राष्ट्र। अब हम आ गए कलयुग। अब यहाँ पर उसकी बात करूँगा आगे, तो कलयुग में 75% धर्म का ह्रास हो जाएगा। हम सब अंदर से अधर्मिक है, मुझे माफ कर दीजिएगा, कुछ लोग धार्मिक होंगे। 75% हम अधार्मिक है, 25% की बात नहीं कर रहा, तो सब मैं भी अधार्मिक हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि मैं भी देवता हूँ, मैं भी अधार्मिक हूँ, मैं भी अधर्म बोल कर जाता हूँ, झूठ बोल जाता हूँ कभी कभी, तो मैं बहुत देवता नहीं हूँ। तो जो ना बोलते हो वो अपने मन को तलाश करें, उनको मालूम पड़ जाएगा कितना सच बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक घर में या एक सभागार में जहाँ 4 लोग हैं, 3 एक तरफ एक तरफ, तो सच बोल रहा है उसकी बात सुन नहीं रहा, सही बात कर रहा है उसकी कोई नहीं सुन रहा। ये पॉलिटिक्स में, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में, इंडिया की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। जो अधर्म को लेके चल रहा है, जो असत्य को लेके चल रहा है, जो अपना ढिढोरा पीट रहा है, जो अपनी नौटंकी कर रहा है, उसको ही हम जानते हैं। और उसकी तूती बोलती है और दूसरा बेचारा गाली दे के रह जाता है, या देखता रहेगा, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, कल तो यहाँ नीचे था, आज तो मुझसे ऊपर चला गया, चला ही जाता है। और वो जो दूसरा वाला है, अगर वो खुद ना बोले, विचार ना करे तो गया। तो हम उसी प्रोसेस में, लेकिन उस किताब के हिसाब से, नासा के हिसाब से, इवन सदगुरु भी बोलते हैं इसके ऊपर, सुना होगा कभी, ही ऑल्सो सेज कि हम दूसरे युग में हैं और इस समय हम द्वापर के प्रोसेस में, वी आर नॉट इन द कलयुग।
इसलिए द्वापर के प्रोसेस में है। आप बड़े स्मार्ट हैं साहब, क्यों कि आपकी जेब में फोन है, एक नंबर याद नहीं है आपको, मालूम पड़े पति का नंबर याद है, पत्नी का नंबर याद है, बेटे का नंबर याद है। तो आपके पास में स्मार्टफोन है, और जो जितने आप स्मार्ट हैं उतने तो आपका नौकर स्मार्ट है, आपका ड्राइवर स्मार्ट है। अब यहाँ उत्थान हो रहा है, सबका उत्थान हो रहा है। पहले नॉलेज गिर रही थी, कुछ लोग जानते थे, संजीवनी बोटी को वो समझता था, रावण का वैद्य, या द्वापर को कुछ लोग समझते थे। एक गुरु था द्रोणाचार्य, वो सबको धनुर्विद्या सिखा रहा था। अब तो ये मोबाइल कंप्यूटर आप हर बात को विद्या सिखा रहा है, जो सीखना चाहे। तो हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर खत्म हुआ। जब डिसेंडिंग ऑर्डर खत्म हुआ, अगर आप 200 साल बाद आइए पृथ्वी पर दोबारा, हम उम्मीद करते हैं सभाएं मिले, ऐसे आप प्रोग्राम करें, उस प्रोग्राम में मैं भी हूँ, आप भी हूँ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये प्रोग्राम यहाँ नहीं हो रहा, चंद्रमा पे, ये चंद्रमा पे प्रोग्राम हो रहा है। तो चंद्रमा पे प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ कैसे संस्कार, कैसी संस्कृति, कैसे सभ्यता। तो सभ्यता संस्कृति हमको वहाँ ढूंढनी पड़ेगी, नई तरीके से बनानी पड़ेगी। ऐसा मैं कहूँ, मैं चाहूँ कि सब मेरा पोता सच बोले, झूठ तो मैं बोलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ फोन आया, बोलते घर पे नहीं है, बताते कहीं और गए, अरे वो पूजा कर रहे हैं, खूब पराठे खा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ऐसी हो रहा है, ऐसी कर रहे हैं, तो हम सब ऐसी कर रहे हैं, ऐसी पूजा हमारी हो रही है, हम तो मजे कर रहे हैं, कहाँ है, सो रहे हैं मीटिंग में, ऐसी मीटिंग हमारी हो रही है, ऐसे हमारे काम हो रहे हैं। तो हमको अगर फिर भी ये देश महान है, इसलिए हमने आज भी संस्कृति बचाई हुई है, हम संस्कृति की बात करते हैं, ये बड़ा हमारा सौभाग्य है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी वैदिक सभ्यता है, ये ज्योतिष है, ये धर्म है, जिसके कारण अध्यात्म में हम जिंदा हैं और हम ऐसा सोच पा रहे हैं, और हम आज भी धर्मगुरु बनने की चेष्टा में है। तो हमको होना भी चाहिए। ये होने के लिए आपको समझना जरूरत पड़ेगा, आप हैं क्या, आप कहाँ खड़े हैं, और आप ऐसा करेंगे तो आपका निश्चित तौर पे कुछ होगा। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने आपकी जो टॉपिक थी बोल रहा था, उनसे जिसे मैंने तो टॉपिक का पता लगा दिया, कौन आदमी कहाँ से शुरू करेगा, कहाँ से शुरू नहीं करेगा। एक आध टॉपिक होता है ना, तो क्या होता है कि लोग उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, इन्होंने 5-6 फेंक दिए, बेटा कहाँ जाएगा। तो बहुत बहुत अच्छा किया आपने, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी।